दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। हाँ तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे विषम संख्या से। यानी कल हम लोग सम संख्या तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग विषम संख्या से पढ़ेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए सारा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ताकि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटे। आइए हम लोग देखते हैं। यानी विषम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इसका पहचान जो होता है ना, यहाँ लिखेंगे इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 तथा 9 रहता है। इसी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 1, 7, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 6, 2, 3। यानी कि इसके इकाई अंक पर देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। नहीं, 1, 3, 5, 7 तथा 9 में से कोई भी अंक रहे तो वह क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन आपके बोर्ड में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उसका रूप पूछा जाएगा कि कौन विषम संख्या का रूप है और कौन सम संख्या का रूप है। आइए हम लोग देखते हैं। विषम संख्या का रूप यानी आपको दे देगा 2m प्लस माइनस 1, 2m प्लस माइनस 3। यानी एक आप अगर किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या आप जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो रिजल्ट आपका कौन चीज आएगा, विषम संख्या आएगा। अर्थात ये आपका सम संख्या है और ये आपका विषम संख्या। यानी सम संख्या में आप विषम संख्या जोड़िए चाहे घटाइए तो रिजल्ट आपका कौन चीज आएगा, विषम ही आएगा। ये सम संख्या हो गया, ये आपका कौन चीज हो गया, विषम संख्या हो गया। इसमें विषम संख्या जोड़िए चाहे घटाइए रिजल्ट आपका कौन चीज आएगा, विषम ही आएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे हम और सारा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 4p प्लस माइनस यहाँ 5 ले सकते हैं। 4p आपका सम संख्या का रूप है, ये आपका विषम संख्या है। अब ये आपका रिजल्ट हो गया विषम संख्या। इस तरह से आप लोग का बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको हम लोग थ्योरी में कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे सम संख्या प्लस या माइनस अगर विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या को हम घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो विषम संख्या होगा। यही मेरा असली थ्योरी है, मेन चीज। सम संख्या कोई भी हो अगर उसमें सम संख्या जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा, विषम संख्या जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। यानी कि आप विषम संख्या के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के पास। ठीक है, आइए सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्या समझने से पहले हम लोग समझते हैं गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में। गुणनखंड और गुणज क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। गुणनखंड, गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर। इसका एक और नाम होता है अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि गुणनखंड का दूसरा नाम क्या होता है, अपवर्तक होता है। यानी कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसमें किसी भी संख्या से यानी जिस जिस संख्या से अगर उसमें भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका वह संख्या उसका अपवर्तक कहलाएगा। जैसे मानिए कि हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 15 लिख दिए, 20 लिख दिए,
18 लिख दिए। अब यहाँ देखना है कि एक में किस किस संख्या से भाग लग जाएगा। तो एक में सिर्फ एक से लगेगा। अगर दो की हम बात करें तो इसमें एक से भी लग जाएगा और दो से भी लग जाएगा। अगर हम तीन की बात करें तो इसमें एक से भी लग जाएगा और किससे लग जाएगा, तीन से लग जाएगा। अगर हम चार की बात करें तो इसमें एक से लगेगा, दो से लगेगा और किससे लगेगा, चार से लगेगा। उसी तरह से पाँच की बात करें तो एक से लगेगा और पाँच से लगेगा। सात आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसमें एक से लगेगा और सात से लगेगा। 15 में एक से, तीन से, पाँच से और किससे, सात से। 20 की बात करें तो एक से लगेगा, दो से लगेगा, चार से लगेगा, पाँच से लगेगा, 10 से लगेगा और 20 से लगेगा। अर्थात देखिएगा गुणनखंड यानी अपवर्तक, जैसे 20 का अपवर्तक कौन कौन होगा, एक होगा, दो होगा, चार होगा, पाँच होगा, 10 होगा, 20 होगा। यानी कि इस 20 के अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। 20 के अपवर्तकों की संख्या, इसको हम लिखेंगे अपवर्तक की संख्या कितना होगा, अपवर्तकों की संख्या आपका हो जाएगा, अपवर्तकों की संख्या बराबर हो जाएगा, गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अपवर्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर अपवर्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपवर्तकों की संख्या एक, दो, तीन, चार, यानी अपवर्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अपवर्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई होप कि आप गुणनखंड समझ गए होंगे, यानी अपवर्तक समझ गए होंगे। देखिए आपसे पूछेगा किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक, तो देखिए सबसे छोटा, कोई भी हम संख्या लिखे हैं सब में एक आया है कि नहीं आया है, सब में एक आया है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट जो अपवर्तक होता है स्वयं वह संख्या होती है। देखिए ये लास्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है। यानी सबसे छोटा एक और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं वह संख्या होती है। अगर इसको पकड़ना होगा तो हम आगे ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि अपवर्तक क्या है, सबसे छोटा सबसे बड़ा। यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ रहे हैं अपवर्तक के बाद गुणज के बारे में। गुणज यानी गुणज का दूसरा नाम होता है अपवर्त, अपवर्त, अपवर्त। इसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल कहते हैं। यानी कि पहाड़ा सीधा समझ लीजिए ना, पहाड़ा सीधा समझ लीजिए, पहाड़। यानी कि आपसे पूछेगा कि 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, 15 लिख दिए, 20 लिख दिए, 30 लिख दिए, 25 लिख दिए। कहेगा कि दू का आप अपवर्त बताइए यानी गुणज बताइए। तो पहाड़ा पढ़िए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 पचे 10 डॉट डॉट डॉट। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौकी 12, 3 पचे 15, ऐसे करके जाएगा। उसी तरह से 4 का पढ़िएगा तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौकी 16, ऐसे करके जाएगा। आप इसका भी निकाल सकते हैं। आप 20 का निकालिएगा तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, अनंत तक। यानी कुल मिला करके इसमें जो है आपका पहिल का पता है, लेकिन बड़ी से बड़ी इसमें पता नहीं है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए कि किसी संख्या का सबसे
छोटा अपवर्त क्या होता है, तो स्वयं वह संख्या होती है। और सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ज्ञात नहीं कर सकते, माने इनफाइनाइट होता है, आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक के माध्यम से अपवर्तक और अपवर्त कैसे समझ जाएंगे, अब इसको हम लोग समझते हैं। आइए, तो हम एक तरफ लिख रहे हैं अपवर्तक, एक तरफ लिख रहे हैं अपवर्त्य। देखिए, दोनों पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज लड़का हो जाता है कि आखिर हम कहें तो क्या कहें। देखिए, लास्ट में यहाँ क्या लगा हुआ है, तक। यहाँ तक नहीं लगा हुआ है, लास्ट में इसका क्या लगा हुआ है, तक। यानी इसका शुरू और अंतिम मालूम होगा, इसका शुरू और अंतिम मालूम होगा, लेकिन इसका सिर्फ शुरू मालूम होगा, अंतिम मालूम नहीं होगा। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 10 ले लेते हैं, तो 10 का अपवर्तक लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 10 का हम अपवर्त लिखते हैं, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, डॉट डॉट करके जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ अंतर देखेंगे कि इसका शुरू और लास्ट वाला मिल रहा है, लेकिन इसका शुरू वाला मिल रहा है, लास्ट वाला नहीं मिल रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक, तक, तो उतहीं तक, तक कह रहा है तो उतहीं तक, जहां तक पूछ रहा है उतहीं तक। अगर 20 का सबसे बड़ा अपवर्तक पूछेगा तो तक आ गया तो 20 ही होगा। 20 का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा, तो 1 होगा। अगर 20 का सबसे बड़ा अपवर्त अगर पूछ दे, यानी इसमें तक नहीं है, तो तक नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो नोट में हम आपको लिखवा देते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। नोट क्या है, नोट किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है। ये 1 नंबर में हम लिख सकते हैं। 2 नंबर में किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। उसके बाद में हम लोग 3 नंबर में लिखते हैं किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य। तो सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है। और लास्ट में हो जाएगा किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी सबसे बड़ा हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि 10 का सबसे बड़ा अपवर्तक, तो क्या कहिएगा, 10। 10 का सबसे बड़ा अपवर्त तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 10 का सबसे छोटा अपवर्तक तो क्या कहिएगा, 1। और 10 का सबसे छोटा अपवर्त तो स्वयं 10 हो जाएगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। गुणनखंड और गुणज को आप समझ गए, अपवर्तक और अपवर्त को आप समझ गए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जर लाए राम। ये निर्गुण है और आप लोग को एंटरटेन भी हो रहा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में, यानी कि इसका एक और नाम होता है यौगिक, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट
योग रूट भी होता है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से, इसको ऐसे 2 लिखिए तो बेहतर रहेगा, गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यानी 2 का क्या कर रहा है, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या। अब 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा। 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 8 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 9 की बात करें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अर्थात देखिएगा कि ये 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। ये 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 है। ये 2 के 8 के गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 और कितना है, 4 है। 9 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितनी भी गुणनखंडों की संख्या आ रही है, इसके गुणनखंडों की संख्या 2 है। यानी कि हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यानी कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है। और इस सभी में देखिएगा, ये सब में देखिए 2 से अधिक है। तो यानी जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, तो इसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। इसका भी 2 से अधिक है, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। आप इसको भी भाज्य संख्या लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या आप लोग समझ गई है। सीधा सीधा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम है और हमको चाहने वालों की संख्या 2 से अधिक है। बहुत सारे लोग हमको चाह रहे होंगे, तो हमको चाहने वालों की संख्या 2 से अधिक है, तो हम क्या हो गए, हम भाज्य संख्या हो गए। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। आइए, जान क्या बात ऐसी है तुझ में सनम। अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, प्राइम नंबर बोला जाता है। अब भाज्य में था कि गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, और इसमें है गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होनी चाहिए। यहां लिखेंगे, सीधा लिखिए, इसमें गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है। गुणनखंडों की संख्या केवल क्या होती है, 2 होती है। जैसे मान लीजिए ये 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए। इसमें 1 और 2, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 और 3, इसका हो जाएगा 1 और 5, इसका हो जाएगा 1 और 7, इसका हो जाएगा 1 और 11। यानी देखिए इसका गुणनखंड की संख्या कै गो है, 2। इसका भी देखिएगा कै गो है, 2। इसका भी देखिएगा 2। इसका भी कितना हो गया, 2। इसका भी कितना हो गया, 2। यानी कि इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, केवल 2 हो गई। तो हम इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या पढ़ लिए, सम संख्या, विषम संख्या का रूप भी पढ़ लिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या भी पढ़ लिए, संख्या और अंक के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग जो 10th क्लास में पूछता है कि आप इसका गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड बताइए। जैसे मान के चलिए हम लोग अब समझेंगे
गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में। आइए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गुणनखंड और यहाँ लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए गुणनखंड के बारे में तो आप तो समझ चुके हैं, इसको बांट देते हैं हम यहाँ पर। यानी कि अगर हम 10 का गुणनखंड की बात करें तो इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से लगेगा, यानी भागा इतना से लग जाएगा। और इसका जब अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे हम तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, 2 पचे 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, यानी 10 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, यानी इसको बांट बांट करके गुना के रूप में लिखना है। इसमें हो गया कि आपको किसमें भाग लगेगा उस सारी को लिख देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं गुणनखंड का। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं, तो 20 में 1 से लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, उसके बाद 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, उसके बाद 10 से भी लगेगा और कितना से लगेगा 20 से भी लगेगा। और वहीं हम 20 का अगर इसको हम 1 नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर है, यहाँ भी हम 2 नंबर डाल देते हैं। अगर हम 20 की बात करें तो ये हो जाएगा 20 का, 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में, 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। यानी 20 का हम निकालेंगे तो 2 गुने 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने कितना हो जाएगा 5, यानी 2 कई बार आया है 2 बार आया है, और 5 जो है सो कि 5 कई बार आया है 1 बार आया है। इसीलिए हम इसको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इस अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, अगर हम यहाँ पे 5 गुने 3 लिखते हैं तो जो 3 है ना इसको लिखते हैं हम लोग घात। घात कहते हैं या घातांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं घातांक भी कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। अगर कहीं भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर दे दे 2 का पावर 5 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर अगर 2 और कहे कि इसमें 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक कितना है 5 है, तो आप कहिएगा 2 का घातांक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। और 5 का घातांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 का घातांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो घातांक के बारे में आप लोग समझ गए, भाज्य और अभाज्य के बारे में भी आप लोग समझ गए। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, शांत और अशांत दशमलव के बारे में, यानी कि बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। और आज तक इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक गुड नाइट। भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, आवे के बेरिया सब केहू जाने, दुआरा पर बाजेला बधाई बधाई, दुआरा पर बाजेला बधाई, जाए के बेरिया केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने, संग सगरे चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। जिंदगी का यही दस्तूर है, आने के समय सब कोई जानता है लेकिन जाने का समय कोई नहीं जानता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर कल मिलते हैं आपसे, गुड नाइट।